नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं सेलेक्टर नोट्स। ये समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इस पर कई लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप इसके अन्य लेक्चर को देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में उससे आगे देखते हैं और इसमें देखें तो आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के अनुकूल यह सेलेक्टर नोट्स है। इसमें पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति है समसामयिक घटना चक्र की। और इसमें आईएएस मतलब इंडियन एजुकेशन सर्विसेज और पीसीएस जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यह जो अंक है यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, और साथ ही एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए, जिसमें देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, जिसका पीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2024 यानी दिसंबर के महीने में आयोजित किया गया, तो उसके मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही 17वें बीपीएससी जो एग्जाम पीटी एग्जाम कराया जा चुका है उसके मेंस के लिए भी, और 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, और इसके अलावा एमपीएससी जिसका पीटी एग्जाम देखें तो 16 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है, और आरपीएससी जेपीएससी यूपीपीएससी के लिए भी यह अंक अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपीएससी एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो सिलेक्टेड नोट्स में हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इस पर जो है कई लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इसमें आज के अंक में जो हम देखेंगे, देखिए पीछे के लेक्चर में मुगल साम्राज्य का पतन के इस लेक्चर पर कवर किया जा चुका है टॉपिक, और इसमें देखें नए राज्यों का उदय इसमें देखेंगे, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखेंगे। इसके बाद नए स्वायत्त राज्यों के उदय को इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अनुक्रम का है। इसमें जो है 1857 का विद्रोह, और इसके अलावा ये देखें तो भारत में शिक्षा का विकास, ये भी टॉपिक कवर की गई। इसके अलावा देखें तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण भी टॉपिक में कवर की जा चुकी है। यानी कहने का अर्थ है कि पूर्व अंक में हम ये देख चुके हैं मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय, ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। 1857 की क्रांति पर भी लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप ये सब सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण पर भी लेक्चर बनाया जा चुका है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों को उदय के अंतर्गत भी ये जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। विस्तार से इस पर चर्चा की गई है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें सबसे पहली भूमिका है, इसमें देखते हैं तो प्राचीन काल से भारत का व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ साथ यूरोप के कुछ हिस्सों में से था। 15वीं-16वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनर्जागरण ने वहाँ के लोगों में उद्यम की एक भावना पैदा कर दी। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। भूमिका में देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखें तो पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियास ने 1488 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। यानी स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं। यानी सबसे पहले देखें तो 1488 ईस्वी में जो है ये पुर्तगाल का नाविक बार्थोलोम्यू डियास रहा। 1488 में उत्तमाशा अंतरीप जो देखें तो साउथ अफ्रीका का जो निचला भाग है, साउथ अफ्रीका या जो आप साउथ अफ्रीका का निचला भाग है, जो जहाँ देखें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो मिलन स्थल है, तो उत्तमाशा अंतरिम केप ऑफ गुड को खोज निकाला था किसने? बार्थोलोम्यूस डियास 1488 में। इसके बाद देखें 1492 में, यानी इसके 4 साल बाद जो है, और इसका नाम उसने रखा था तूफानी अंतरिप रखा, और उसके 4 साल बाद जो है कोलंबस भारत को खोजते खोजते, भारत को तो लाके नहीं खोज पाया लेकिन अमेरिका की खोज कर दी कोलंबस 1492 में। इसके बाद 6 साल बाद, यानी इसके 6 साल बाद जो है 1498 में पुर्तगाली व्यापारी जो वास्को डी गामा था, इसने उत्तरमाशा अंतरिप जिसको बार्थोलोम्यू डियास ने खोजा था और उसको तूफानी अंतरिप किया था, उसका चक्कर लगाते ही भारत तक पहुंचने में सफलता पाई कौन? वास्को डी गामा। इन समस्त खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। हालांकि स्थल मार्ग से ये व्यापार होता था, लेकिन ये समुद्री मार्ग की खोज की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए समुद्री यात्रा और देश, तो सबसे पहले देखें तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यह नागरिक था। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नागरिक था। कैप्टन कुक देखें ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक, और एबल तस्मान ए हाईलैंड देश का नागरिक था। इसके बाद देखें यूरोपियों के आगमन का क्रम देखें, यानी भारत में जो यूरोपीय आए थे उसमें सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, और इसके बाद डेनिश, लास्ट में इसमें फ्रांसीसी आते हैं। कभी कभार मैच कराने के लिए पूछ देता है कि इसका क्रम आने का क्या रहा भारत में। अब इसमें बारी बारी से हम सभी के आने का क्रम देखेंगे। इसमें सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन देख लेते हैं। इससे पहले जो इसके विस्तृत और संक्षिप्त दोनों बैकग्राउंड को समझ लेते हैं अन्य सोर्स से। के अंक में हमने इसको विस्तार से देखा था कि ये जो आपका है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य राज्य, इस ब्रिज पर सारे ही जो उत्तरवर्ती मुगल राज्य यानी 6 जो मुख्य थे, बाबर संस्थापक था। उसके बाद जो देखें तो 9 या कुल मिला के 11 जो शासक हुए थे उत्तरवर्ती मुगल काल में, इनकी सारी गतिविधियाँ इसमें ब्रिजनुमा आकार के नोट्स में दे दी गई है। जीएस वर्ड का नोट्स है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी कल के लेक्चर में हमने इसको विस्तार चर्चा भी किया था। इसके बाद ये नोट्स है। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं जो आज का लेक्चर है। तो इसमें देखें तो यूरोपीय कंपनियाँ
यूरोपीय कंपनियों को देख लेते हैं संक्षेप में। इसमें कंपनी और स्थापना, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित होती है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी देखें 1600 में स्थापित होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1771 में स्थापित होती है भारत में। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्रम देखें, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, लास्ट में फ्रांसीसी है। और देखें कंपनियों की स्थापना में जो फ्रांसीसी है वह लास्ट में नहीं है, बल्कि देखें तो यह आपके 5वें क्रम पर है, 6वें क्रम पर स्वीडिश है स्थापना क्रम पर है और आने क्रम में लास्ट में फ्रांसीसी है। ये आधुनिक भारत के अंतर्गत हम सब जानकारी देख रहे हैं, हालांकि इस पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ देखें पुर्तगाली के बारे में हम चर्चा विस्तार में करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर संक्षेप में इसको देखें तो अल्मीडा 1505 से 1509 तक ये रहा। इसके बाद अल्बोर्ग जो है 1509 से 1515 तक रहा। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, यानी ये सब जो है पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर जनरल थे। तो इसमें देखें प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा, यानी अल्मीडा देख सकते हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने अजानीवा किलवा बेसिन जो कोचिन में किले निर्मित किए। इसने मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की सेना के साथ संघर्ष किया। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति, ध्यान देना है, ब्लू वाटर पॉलिसी या इसको शांत जल नीति कहते हैं, हिंद महासागर में प्रभुत्व के लिए चलाई थी किसने? अल्मीडा ने, यानी इससे संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें तो दूसरा यही आपका है, यानी दूसरा पुर्तगाली वायसराय ये आपका अल्बोर्ग रहा। पहला हमने देखा अल्मीडा था, दूसरा पुर्तगाली वायसराय रहा हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति इसने अपनाई। 1510 इसमें बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया है। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव इसने अल्बोर्ग ने डाली। इसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसके बाद देखें तो यह पुर्तगाली मुख्यालय को कोचिन से गोवा ले गया। बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि हुई है। कौन? नीनो दा कुंदा जो 1529 में रहा, इसने क्या किया? पुर्तगाली मुख्यालय को कोचिन से गोवा ले गया और बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि इसके कारण हुआ नीनो दा कुंदा जो वायसराय रहा। अन्य तथ्य में यहाँ संक्षेप देखें, अन्य तथ्य 1530 ईस्वी पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 पुर्तगालियों ने दीव जो दमन दीव है बलात्कार कर लिया। 1612 ईस्वी स्वाली का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1612 ईस्वी स्वाली का युद्ध पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच अंग्रेज अधिकारी थॉमस ब्रिस्टिश में था। 1661 ईस्वी पुर्तगाली सरकार ने ब्रिटेन को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया। जो बम्बई, ध्यान देना है, बम्बई दहेज के रूप में कब दिया? 1661 ईस्वी में। आगे इस पर हम डिटेल में देखेंगे किस कारण से दिया था। यहाँ पर देखें तो यह यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए। ये ध्यान देना, सबसे पहले आए सबसे बाद में भी गए। वास्को डी गामा देखें तो 1498 दो बार भारत आया, 1498 में और 1502 ईस्वी में, यानी 4 साल बाद। पहला पुर्तगाली जो भारत की कालीकट जो केरला में आया, अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक ने मदद की थी इसको भारत में आने में। दूसरा यात्री देखें पुर्तगाल का पेट्रो अल्बेयर्स कैब्रल था। एस्तादो दे इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को कहते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखें तो यह है कि पहली व्यापारी कोठी कोचिन में पुर्तगालियों की बनाई गई। मुगल शासक अकबर ने 1602 ईस्वी में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत गोवा भेजा था। यानी मुगल शासक अकबर ने 1602 में पुर्तगालियों से सैन्य सहायता हेतु एक दूत गोवा भेजा था। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1545 ईस्वी के साथ जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। स्थापत्य में गोथिक शैली का आगमन हुआ पुर्तगालियों के आने से। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू मक्का भी भारत लाया, यानी आलू मक्का कौन लाया? पुर्तगाली लाया, मध्य अमेरिका से लाया। यह भारत की फसल नहीं है या अन्न नहीं है, आलू और मक्का। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। कार्टज यानी अमाडा काफिला व्यवस्था के तहत पुर्तगाली जहाजों को अनुमति पत्र देते थे। इसके बाद डच के बारे में जल्दी से देख सकते हैं। डच को देखें तो यह है, ये हाईलैंड या नीदरलैंड निवासी थे। पहला डच यात्री हाउटमैन 1596 में सुमात्रा पहुंचा। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और कोच्चि में फोर्ट विलियम 1663 का निर्माण कराया। कार्टेल व्यवस्था डचों के व्यापार से जुड़ी है। बेदरा का युद्ध 1759 डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते। डचों की पहली व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, दूसरी पुलिकट में। 1616 में सूरत में कोठी बनी। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण ए पेगोडा सिक्के डालते थे। चिनसुरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट कहा जाता था। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। यानी डचों के बारे में देख लिया। अब डेनिश के बारे में संक्षेप में देखते हैं। तो डेनिश बहुत ज़्यादा नहीं इनके बारे में है। 1616 में भारत आए। सीरमपुर में इनका मुख्यालय था। ट्रांकी बारे तंजौर में 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री, दूसरी सीरमपुर बंगाल में दूसरी फैक्ट्री। 1846 में ब्रिटिश कंपनी को अपनी सभी फैक्ट्रियाँ बेचकर वापस चले गए। इसमें फ्रांसीसी कंपनी को देख सकते हैं। ये फ्रांसीसी कंपनी है। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखें तो ये आपका 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल आया तथा इसके प्रयास से सूरत 1668 में व्यापारी कोठी स्थापित की गई। मसूलीपट्टनम 1669 में दूसरी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी राज्य के नियंत्रण में थी। माइक्रो मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुइस का निर्माण कराया। तो ये फ्रांसीसी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसके बाद इसमें जो है मुख्य 2 शक्तियाँ उस दौरान थी, यानी एक फ्रांसीसी। तो इसमें देखें तो यह कर्नाटक की दूता है फ्रांस यानी वर्चस्व की लड़ाई में। यह कर्नाटक की दूता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। इसमें देखें तो आपका 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं। तो सबसे पहले पहला कर्नाटक युद्ध देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इसके तत्कालीन कारण देखें तो इसमें अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों के अधिकार के बदले में डुप्ले द्वारा कार्रवाई की गई थी। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन ने मजफूल खां के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का आक्रमण हेतु भेजा। फ्रांसीसी सेनापति कैप्टन पैराडाइज था। 1748 में आक्सा ला शैपल संधि से ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध समाप्ति के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा कर्नाटक अर्थ में। इसके बाद देखें कर्नाटक का द्वितीय युद्ध से चलते हैं तो इसमें देखें ये सारी जानकारी इसमें। कर्नाटक का द्वितीय देखें तो यह आपका है 1749 से 1754 ईस्वी तक। कर्नाटक के नवाब पद का विवाद इससे जुड़ा हुआ है। इसमें डुप्ले की हार हुई तथा इसके स्थान पर गुडेहू को अगस्त 1754 में गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। अंग्रेज अवरुद्दीन यानी कर्नाटक, नासिरगंज हैदराबाद एक तरफ थे, जहाँ वहीं फ्रांसीसियों ने चंदा साहब कर्नाटक, मुजफ्फरजंग हैदराबाद का साथ दिया था। और इसमें देखें तो आपका यह है यानी कर्नाटक की द्वितीय युद्ध के बारे में देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक की तृतीय युद्ध को देखते चलते हैं साथ में। तो यह फ्रांसीसी कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1756-1753 में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। इसमें देखें तो भारत में क्लाइव और वाटसन चंद्रगढ़ पर कब्जे की कोशिश में थे, जिस कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच वाणनिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। अंग्रेज सेनापति आयरकूट तथा फ्रांसीसी नेतृत्व लाली ने किया। फ्रांसीसी हारे, इसके बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। वाणनिवास का युद्ध निर्णायक था। इसमें अंग्रेजों की प्रभुत्व संपूर्ण रूप से स्थापित हो गई। इसके बाद देखें पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, हालांकि पेरिस संधि के बाद पुनः लौटा दिया। फ्रांसीसियों की हार से अंग्रेज का भारत में एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। अब इसमें देखते हैं यानी डुप्ले के बारे में देखें। फ्रांसीसी जो वायसराय डुप्ले था 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना, यानी गवर्नर जनरल था। 1741 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का निदेशक नियुक्त हुआ। प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारत में सहायक संधि की प्रथा का स्थापना हैदराबाद में इसी ने किया था, यानी डुप्ले ने किया था। इसके बाद अंग्रेजों को थोड़ी सी जानकारी इसमें देख लेते हैं। हालांकि पूरा वर्चस्व लड़ाई के बाद यह पुनः अंग्रेज एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद इनका ही संपूर्ण जानकारी आधारित रहेगी। लेकिन अंग्रेज के बारे में संक्षिप्त यहाँ देखते चलते हैं। ये अंग्रेज रहे 1599 में जॉन मिल्डेन हाल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जहांगीर के समय में आया। सर थॉमस रो ने जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त कर ली। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर लिया। बाद में वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी निर्मित हुई। इसके बाद देखें तो 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई बनाया। 1717 में फारूकशियर ने अंग्रेजों को व्यापारी छूट दी। फारूकशियर के बारे में कल लेक्चर में डिटेल में देखें तो 1717 में फारूकशियर ने अंग्रेजों को व्यापारी छूट प्रदान की। और ये जो सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस इत्यादि अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के स्टोर से, तो इसको तैयार किया जा सकता है। तो उसमें देखा नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका यह है यानी बंगाल और अंग्रेज। अब इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध है। इसके बाद परिणाम प्लासी का युद्ध कराता है। इसके बाद यहाँ देखें मीर कासिम बक्सर का युद्ध का परिणाम इलाहाबाद की संधि। हालांकि इस पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण। और यह जो युद्ध रहता है आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके बाद देख सकते हैं 1897, इस पर हम पूरे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलते हैं मेन पृष्ठभूमि पर जो हम देख रहे थे यूरोपीय जो कंपनी उसके आगमन के बारे में देख रहे थे। तो संक्षेप में हमने इसको बताने का प्रयास किया कि संक्षेप में ये सब स्थितियाँ हैं। तो लौटते हैं मेन टॉपिक पर। तो हमने जीएस बोर्ड के नोट से इसको देख लिया संक्षेप में, और यहाँ थोड़ा विस्तार कर देते हैं समसामयिक घटना चित्र की जो प्रस्तुत नोट से, उसके माध्यम से थोड़ा सा इसको विस्तार से कवर कर लेते हैं। देखें इसमें तो पुर्तगालियों का आगमन को देखें तो उत्तमासा अंतेब का चक्कर काटते हुए अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट की बंदरगाह पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरियन ने उसका स्वागत किया। पूछता है कालीकट का शासक कौन था? जमोरियन था। और उसका पथ प्रदर्शक देखें यह है कब आया? मई 1498 कौन? वास्को डी गामा, पुर्तगाल के यात्री। वास्को डी गामा के कालीकट के राजा से एक बड़ा व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसका अभी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का मुख्य कारण व्यापारियों का स्वयं का आर्थिक हित था। वास्को डी गामा के बारे में देखें तो यह है आपका वास्को डी गामा। भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज की। सहायक इसका अहमद इब्न मजीद था। जमोरियन द्वारा यानी जो कालीकट का राजा जमोरियन था द्वारा स्वागत इसका किया गया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना लाभ प्राप्त किया, यानी काली मिर्च ले गया पुर्तगाल तो व्यापार से उसने इतना लाभ प्राप्त किया। वास्को डी गामा जिन भारतीय मसालों को लेकर अपने देश पुर्तगाल लौटा वो पूरी यात्रा व्यय के 60 गुने से अधिक कीमत पर बिका। बस इसी लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों के साथ ही अन्य यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, यानी दोबारा आया 4 साल बाद। इसको हम संक्षेप में देख चुके हैं। 1505 ईस्वी में केरल पर्यटन की वेबसाइट के अनुसार कन्नूर केरल पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री बनाई। इसके बाद देखें प्रमुख पुर्तगाली वायसराय में यह आपका फ्रांसिसो डी अल्मीडा, यानी ये सब जानकारी हम संक्षेप में इसको दे चुके हैं। इसके बाद फ्रांसिसो डी अल्मीडा, नुनो दी कान्हा, ये सारी जानकारी इसमें आई है। अल्फोंसो दी अल्बोर्ग, ये सारी जानकारी हमने दे दिया है। इसको देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। तो परीक्षा उपयोगी में हमने देखा कि यहाँ
नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है द अल्मीडा। वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचा 1458 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में आया फ्रांसिस डी अल्मीडा। वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया जेमेरी ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था कोचीन में। इसके बाद मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार के संबंध स्थापित किए पुर्तगाली और भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। तो इस संक्षेप में हमने देखा। इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें पुर्तगाली द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करता कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैबेल 1500 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई कोचीन 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पूर्व के साथ व्यापार करने की कंपनी का नाम था एस्तादो इंडिया थे। कौन से भारतीय क्षेत्र वर्ष 1961 तक पुर्तगाली अधिकार में रहे? यानी सबसे पहले यहीं पुर्तगाली है, सबसे बाद में गए। सबसे बाद का मतलब 1961 तक इनके अधिकार में गोवा, दमन और दीव था। इसके बाद भारत जो है सैनिक कार्रवाई करके इनको यहाँ से खदेड़ दिया। पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? पांडिचेरी में। वो अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया था, थॉमस बेस्ट ठहराया था। तो इस सब जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसमें देखें यह है भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट में मालाबार तट कालीकट कोचीन में है। गुजरात तट पर देखें सूरत, बड़ौच और बॉम्बे है। पुर्तगाली वायसराय क्रम देखें तो सबसे पहले फ्रांसिस डी अल्मीडा आया, फिर अल्फोंसो डी अल्बुर्क आया, इसके बाद नुनो दी कानाइजन। और तीनों के बारे में विस्तार से या संक्षेप में जो जीएस वर्ड का नोट देख लिया है। इसके बाद जो है इसको ये भी हमने देखा पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, इसके बाद आलू टमाटर खेती, जहाज निर्माण था, प्रिंटिंग प्रेस 1536 में स्थापित की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गोथिक कला है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोथिक कला का विकास भी पुर्तगाल में की देन है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पुर्तगाली साम्राज्य पतन के कारण, तो ये पतन के कारण सब देख सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी हमने ऐड करना था, उसको कर लेते हैं। देखें यहाँ पर, अच्छा इसको देख लेते हैं इसमें, क्योंकि उसमें नहीं था कट्टर, यानी इसके पतन कारण क्या रहा? कट्टर धार्मिक नीति, भारतीय व्यापारियों के साथ बर्बरता भरा रवैया, स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर किला, अंग्रेज और डच नौसेनाओं की बढ़ती शक्ति, मराठों तक पुर्तगालियों को शक्तिशाली साम्राज्य इसमें था। इसके बाद देखें यह है 1761 इसमें पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन का विवाह, ध्यान देना है, पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार, ये राजकुमारी कैथरीन है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हो गया, जिससे बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज में तौर पर दे दिया गया। बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अंतर पुर्तगालियों को उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई। इसको हमने संक्षेप में देखा था, यहाँ विस्तार यहाँ पर है। इसके बाद डचों का आगमन होता है, तो डचों को भी हमने देख लिया था। इसमें देखें 16वीं शताब्दी के मध्य में डच भारत और पूर्वी जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मार्ग की खोज में प्रयास थे। पुर्तगालियों के साथ डचों का आगमन हुआ। डच हाईलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच अभियान 1596 में कार्नेस डे हाउटमैन के नेतृत्व में पूर्वी भारत में पहुंचा और 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर विरिंग दे ओरस्त इंडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी यानी VOC नामक एक बड़ी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को डच सरकार द्वारा अगले 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, युद्ध संधि और किलेबंदी का अधिकार दे दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इसको संक्षेप में देखते हैं। डच फैक्ट्रियों को देख लेते हैं और एग्जाम दृष्टिकोण से उसको कवर करते हैं। तो डच फैक्ट्रियाँ देखें तो मसूलीपट्टनम में देखें तो यह 1605 से 1606 ईस्वी तक, और निजामपट्टनम में 1610, सूरत में 1616, आगरा में 1621, कासिम बाजार बांग्लादेश में, और उसके बाद पटना में 1629, कोचीन में 1630 में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। इसके बाद परीक्षा उपयोगी इसमें देख सकते हैं, यह आपका है ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र 1593 में प्राप्त हुआ था लिविंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से भारत का बादशाह अकबर था, अकबर द ग्रेट। वो मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, जहांगीर के शासनकाल में। इसके बाद देखें सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। इसके बाद यहाँ देखें तो डचों द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं उत्तर व मध्य भारत से नील व कच्चा रेशम, बिहार व बंगाल से शोरा, नमक शामिल था। भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। ये डचों के बारे में सब जानकारी है, संक्षिप्त में हमने भी देख लिया था। इसको आगे देखते हैं। इसमें अंग्रेजों का आगमन को देख लेते हैं। इसमें देखें सितंबर 1599 से लंदन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गवर्नर, ध्यान देना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज, इन इतना बड़ा नाम है, ध्यान देना, एग्जाम पूछा जाता है, नाम कंपनी का प्रस्ताव ब्रिटेन क्राउन को भेजा। हालांकि प्रीवियस काउंसिल द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। उल्लेखनीय कि एक वर्ष पश्चात उन व्यापारियों कंपनी की संरचना पुनर्गठन करके पुनः प्रस्ताव भेजा। इस बार ब्रिटिश क्राउन की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रयास 1599 से प्रारंभ हुआ, परंतु उसे मूर्त रूप 1600 में प्रदान किया गया। इसमें परीक्षा उपयोगी देख लेते हैं। तो यह है कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? सूरत में 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक से व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था? मुगल शासक जहांगीर था। कलकत्ता शहर की नींव रखी थी जॉब चार नागनर के 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया कलकत्ता। किस मुगल शासक अंग्रेजों से जजिया करके वसूल की थी? औरंगजेब ने। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? सर चार्ल्स आयर को। सर विलियम नॉरिस के नेतृत्व में नॉरिस मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1698 ईस्वी में। तो इस सारी जानकारी इसमें लिखा जा सकता है। इस बात ध्यान दें, विदित हो कि अधिकार 1688 ईस्वी में हुई इंग्लैंड की क्रांति यानी श्वेत क्रांति तक बना रहा। इसी क्रांति के फलस्वरूप संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई और 1694 में ब्रिटिश संसद के एक प्रस्ताव द्वारा सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। तो यानी इसमें ऊपर यह पहले है कि 1600 ईस्वी में इस कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक आज्ञापत्र मिला, जिसके तहत कंपनी को अगले 15 वर्षों, ध्यान देना है, 15 वर्षों तक पूरे देशों के साथ व्यापार किया था। इसके बाद जो श्वेत क्रांति या इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति, उसके अंतर्गत सभी नागरिकों को जो अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय एवं विस्तार
ये सब जानकारी इसमें देखिए, इसको देखा जा सकता है। इसमें देखें यह है कि ब्रूस ब्रंटन द्वारा लिखे गए एक लेख द ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट्स ऑफ एम्पायर इन द अर्ली मॉडर्न कैपिटलिज्म इरा में इंगित किया गया है। यानी बुक ध्यान देना क्या है। तो ये 1660 से 1690 ईस्वी के बीच एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का लगभग 300 गुना बढ़ गया। इसमें परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण कथन उसको देख लेते हैं। तो यह है बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी वही हुगली और चिंसुरा का पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी को कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता के संस्थापक जाप चारनाक था। 1708 ईस्वी में किन दो कंपनियों का विलय हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का हुआ। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन के लोग थे। इसके बाद अंग्रेज व्यापारिक कोठियों को देखें तो इसमें सबसे पहला देखें तो यह आपका है 1608 में देखें तो अस्थायी कंपनी इन्होंने खोला। इसके बाद सूरत में देखें तो यह है जो यानी सूरत में 1608 में अस्थायी कंपनी खोला। इसके बाद 1613 में अस्थायी कंपनी सूरत में इन्होंने खोला। इसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठिया खोला। इसके बाद 1623 में बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा में खोला। 1633 में देखें हरिहरपुर, उड़ीसा और बालासोर में। इसके बाद 1647 में मद्रास में और 1651 में हुगली, काशीपुर में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोला। इसके बाद ये सब जानकारी इसमें देखा जा सकता है। यानी इसमें ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आपका है फ्रांसिस डेन 1647 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी लिया, जहाँ बाद में एक 11th कोठी बनाई गई। इसी कोठी में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। यहाँ देखें तो ये 1686 ईस्वी में कंपनी का संघर्ष मुगलों से हुआ, परंतु अंग्रेजों द्वारा माफी मांगने पर अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपया मुआवजा के बदले खो चुके व्यापारिक अधिकार दे दिया। यानी औरंगजेब ने उनको माफीनामा दिया 1.5 लाख मुआवजे के साथ। इसके बाद परीक्षा में देखें तो ये आपका है फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में 1668 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना किसे दिया जाता है? फ्रांसीसियों को दिया जाता है। कर्नाटक का युद्ध किस के बीच में होता है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, हमने तीनों कर्नाटक के युद्ध को देख लिया था। फोर्ट ओरलियंस कहाँ स्थित है? चंद्रगढ़, कलकत्ता में। किस फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में फ्रांसीसी औपनिवेशिक गतिविधियों की शुरुआत होती है? डुप्ले। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो सूरत, भड़ौच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वो अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया था, थॉमस बिश ने इसको देख लिया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से सूरत में सबने अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। इसके बाद डेनिश को देखा जा सकता है। यानी देखें अन्य यूरोपीय शक्तियों की तरह डेनिश भी 1616 में भारत आए। ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में पंजाब जिले के ट्रैंकोबोर में तथा दूसरी फैक्ट्री 1646 में बंगाल के रामपुर में स्थापित की। डेनिश भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल नहीं हुए और 1845 ईस्वी तक आते आते अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चले गए। अब आखिर में फ्रांसीसियों को देख लेते हैं। तो फ्रांसीसी सबसे अंतिम यूरोपीय शक्तियों में से थे जो भारत में आए। 1664 में फ्रांसीसियों सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी फ्रांसिस देस इंडिस ओरिएंटेलिस की स्थापना की। इस कंपनी का पूर्ण स्वामित्व फ्रांसीसी सरकार के हाथ में था। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की। अगले वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान सरकार प्राप्त करके 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद देखें तो 1633 में वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी एक गांव लेकर वहाँ किलेवन फ्रांसीसी बस्ती बसाई, जिसे बाद में पांडिचेरी नाम दिया गया है। ध्यान देना, पांडिचेरी अंग्रेजों ने बसाई, फ्रांसीसियों ने बसाई। 1634 में फ्रांसीसियों ने बंगाल सूबेदार इश्ता खान से एक जगह किराए पर ली। वहाँ उन्होंने 1690 में फ्रांसीसी कोठी का निर्माण शुरू किया, जिसे चंद्रगढ़ की कोठी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी कर्नाटक के युद्धों को हमने देख लिया है। इसके बाद जो है आपका के रूप में नवीन राज्यों के उदय को देख लेते हैं। यानी इसमें भूमिका देखें, फिर इसके बाद संक्षेप इसको देखने का प्रयास करें। तो भूमिका में देखें आपका यह है कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की पतन के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता तथा शून्यता को पूरा करने के लिए कई स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, भरतपुर आदि। भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों को विजय प्राप्त करनी थी, यानी करनी पड़े। तो सबसे पहले कर्नाटक और हैदराबाद को देखते हैं। यानी इसी नोट्स में देखें जो उत्तरवर्ती मुगल एवं अन्य राज्य का हमने शुरू में ही इस पर चर्चा किया था। इसी में जो है उत्तरवर्ती मुगल राज्य और अन्य राज्य भी शामिल हैं। हालांकि इस पर लेक्चर में पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो नवीन राज्य उसमें देखें तो आपका ये सारी जानकारी इसमें संक्षेप में कवर की जाएगी। यानी इसमें देखें तो आपका जो है यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने 1720 ईस्वी की। इसके बाद मोहम्मद शाह के समय चिंगलिज खान ने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इसके बाद स्वतंत्र रुहेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद अली मोहम्मद थे। इसके बाद बंगश पठान राज्य फर्रुखाबाद मोहम्मद खान द्वारा स्थापित किया गया। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं। सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क अवध की स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी तक थे। इसके बाद देखें चिंगलिज खान निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद में आसफ शाही वंश की स्थापना की। इसके बाद इसमें देख सकते हैं सब। इसके बाद तो यह सभी जो है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य हैं। इसमें देख सकते हैं औरंगजेब के बाद यह बहादुर शाह प्रथम, साहिब खबर, ये सारी जानकारी इस पर हम ले चुके हैं। आप इस सब जानकारी देख सकते हैं। इसमें स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के बारे में हम लिखने चाह रहे हैं। तो इसमें ऊपर जो ब्रिज बनाया गया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पुनः देख सकते हैं और पूर्व के लेक्चर में भी इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलते हैं
घटना चक्र के नोट्स पर अब विस्तार देख लेते हैं। हैदराबाद और कर्नाटक को देखें तो हैदराबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल यानी 1719 से 48 जो मोहम्मद शाह का शासनकाल है, उत्तरवर्ती मुगल काल मुगल शासकों में शामिल है, में चिंगकिलीज खां यानी 1724 से 1748 तक समय था। चिंगकिलीज खां का ने की उसने निजाम उल मुल्क आसफ शाह की उपाधि धारण की। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं की पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1720 से 22 ईस्वी के बीच दक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वह 1722 से 1724 ईस्वी तक साम्राज्य का वजीर बना रहा। उसने मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की, परंतु उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता और उदारवादी नीति अपनाई। उसने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को शुरू कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई भी ऐसा योगी शासक नहीं हुआ जो उसके द्वारा स्थापित शक्ति की रक्षा कर सके। सितंबर 1798 में हैदराबाद के निजाम ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कर्नाटक देखें तो यह है मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक सूबा था। स्वतंत्र कर्नाटक सूबे की स्थापना सादुतुल्लाह खां 1710 ईस्वी से 1732 ईस्वी का समय था ने की थी तथा अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बंगाल को देखें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा के युद्ध में, ध्यान देना, सुकरखेड़ा के युद्ध में चिंगकिलीज खां यानी चिंगकिलीज खां ने मुवारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात दक्कन का वायसराय बन गया। ध्यान देना है कि यह सुकरखेड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ, कौन विजय कौन पराजय हुआ। इसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण देखें तो हैदराबाद राज्य की नींव किसने रखी थे, तो चिंगकिलीज खां, इसका नाम जो है निजाम मुल्क है। हैदराबाद राज्य की नींव कब पड़ी थी, तो 1724 ईस्वी में। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। मोहम्मद शाह ने आसफ शाह की उपाधि किसे दी थी, निजाम मुल्क या चिंगकिलीज खां को दी थी। निजाम मुल्क की मृत्यु 1748 में, सूरज खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें यह है केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में देखें तो यह है मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया था। 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। इसके समय में 3 विद्रोह हुए। देखें कौन कौन से विद्रोह हुए, पहला दूसरा तीसरा। पहला सीता राम राय उदय नारायण और गुलाम अहमद के नेतृत्व में, दूसरा सुजात खां के नेतृत्व में, तीसरा नजात खां के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ। मुर्शिद कुली खान ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। भू राजस्व व्यवस्था की नई प्रणाली इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। उसने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व में सक्षम बनाने के लिए तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 में हुई थी। मुर्शिद कुली खान नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के नेता को स्वीकार करता, वास्तव उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार किया, किंतु मुगल बादशाह को नियमित रूप से वार्षिक कर के रूप में काफी बड़ी रकम भेजता रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें सुजाउद्दीन के बारे में देखते हैं, हालांकि आप तेजी के साथ इसमें कवर करते हैं। सुजाउद्दीन देखें 1727 से 1747 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1735 ईस्वी में बिहार का कार्यभार इसके अधीन आ गया। सुजाउद्दीन खान के शासनकाल में राज्य की शक्ति कुछ स्वार्थी शक्तियों के गुट में एकत्रित हुई, जिसमें प्रमुख थे राय ए रायन, आलमचंद, जगत सेठ फतेहचंद, हाजी अहमद खां और अलीवर्दी खान। राय ए सराय आलमचंद एक योग्य वित्त विशेषज्ञ था। 1735 में सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया। सुजाउद्दीन ने राज्य को आर्थिक दृष्टि संपन्न बनाने का प्रयास किया। मार्च 1739 में मृत्यु। इसके बाद देखें सरफराज खां। इस 1739-1740 तक रहा। सरफराज खान अयोग्य और विलासता शासक था। उसके इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने बंगाल को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। अलीवर्दी खान ने मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। अलीवर्दी के नेतृत्व में इस युद्ध में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। आगे देखें तो इसमें सरफराज खान के हत्या के बाद बंगाल की गद्दी पर अलीवर्दी खान का अधिपत्य हो गया। उस समय दिल्ली का शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को नजराना देकर बंगाल पर शासन करने की सम्राट की अनुमति प्राप्त हुई थी। इसके बाद अलीवर्दी खान को देखें तो यह अलीवर्दी खान अपनी सत्ता को स्थायी रूप देने के लिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजा करता था। मराठों के हमलों से तंग आकर अलीवर्दी खान ने मराठा सरदार रघु जी से 1751 ईस्वी में संधि कर ली, जिसमें उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली थी। बदले मराठों ने भविष्य में कभी बंगाल पर आक्रमण करने का वादा किया था। स्वर्ण रेखा नदी को बंगाल की सीमा स्वीकार कर लिया था। बंगाल पर मराठों का आक्रमण अंग्रेजों के लिए सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी आक्रमणकार बंगाल पर भयंकर विनाश हुआ और बंगाल और नवाब की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। मराठों के नाम पर अंग्रेजों ने कलकत्ता में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली। इसके बाद ये सब जानकारी इसमें देख सकते हैं। परीक्षा भी देखें तो यह है। इसमें यूरोपियों के बारे में अलीवर्दी खान ने कहा था यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे साथ देंगे और छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगे। यानी ये सब जानकारी इसमें परीक्षा उपयोगी हम जानकारी को देख लेते हैं। इसमें जो है ये देखें तो अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी का विस्तार स्थित या आपका 1691 में कंपनी को सूता तानी कलिकाता था गोविंदपुरी की जिम्मेदारी कमी थी। 1698 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान कब बना था। 1700 में मुर्शिद कुली खान बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर बनाया था मुर्शिदाबाद को। मुर्शिद कुली खान ने भू राजस्व व्यवस्था इस प्रणाली की शुरुआत की थी। इजारेदारी प्रथा के अलीवर्दी खान बंगाल का नाम 1740 में। मनिहारी का युद्ध 1756 ईस्वी में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान था। ब्लैक होल की घटना जो घटी थी 20 जून 1756 को, अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था।
आगे इसमें सिराजुद्दौला के बारे में यानी सिराजुद्दौला के बारे में देखें, जो 1756 से 1757 तक के प्लासी के युद्ध के समय था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना यानी जून 1756 में, इसमें हालवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात में 140 अंग्रेजों को एक छोटे स्फोट से बंद कर दिया, जिसमें से हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। यह घटना अतिशयोक्ति मानी जाती है। सिराजुद्दौला के समय प्लासी का युद्ध 1757 की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कठपुतली नवाबों मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर बंगाल पर मंशा अधिकार प्राप्त किया। मीर जाफर देखें 1757-1760 तक रहा है। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी तथा क्लाइव को लगभग देखें तो 2,34,000 पाउंड की भेंट उपहार मीर कासिम हुई है, जो कि मतलब गद्दार है, इसने ही धोखा दिया था। तब प्लासी का युद्ध नहीं था बल्कि एक धोखेबाजी थी। धोखेबाजी से अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो ये जो है सेनापति जो था ये दगा दे दिया था, लेकिन प्लासी के युद्ध में इसको आगे कवर कर लेंगे। तो इसमें देखें यह यानी इतना क्योंकि जिसके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज करने प्रीति का सूत्रपात किया। मीर जाफर विद्रोह को दबा नहीं सका, जिससे वो अपने आंतरिक प्रशासन में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद देखें तो मीर जाफर ने ब्रिटिश कंपनी को जितनी अपेक्षा थी वह नवा पूरा नहीं कर पा रहा था। क्लाइव के जाने के बाद वेंसीलाट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना, जिसने 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया। इस घटना को कुछ विद्वान बंगाल की दूसरी क्रांति भी मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नियुक्त किया। ये 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। यानी मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, जिसने राजधानी में ब्रिटिश हस्तक्षेप कम रहे, क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से दूर था। उसने मुंगेर में तोप को बंदूक कारखाना स्थापित किया, साथ ही सेना का पुनर्गठन किया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम के सभी प्रकार व्यापार को आंतरिक चुंगी कर से मुक्त कर दिया। मीर कासिम के समय ही 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेज सेना से युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम विजय अंग्रेजों को इस युद्ध की विजय के बाद वास्तविक रूप से भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित हो गए। तत्पश्चात लॉर्ड क्लाइव की मध्यस्थता में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। फिर चर्चा पूर्व के अंक में हम कर चुके हैं। यहाँ भी आप देखना चाहें तो प्लासी का लड़ाई देख सकते हैं 23 जून 1757 को, और इसमें जो जानकारी महत्वपूर्ण रूप से दी गई है सिराजुद्दौला प्लासी का परिणाम कैसे अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, और सब जानकारी इसमें दी गई है। प्लासी के युद्ध के बारे में, ब्लैक होल की गणना, इसके बाद मीर कासिम के बारे में यहाँ जानकारी, बक्सर के युद्ध के बारे में भी जानकारी है, इलाहाबाद की संधि के बारे में भी जानकारी इसमें दी गई। आप देख सकते हैं पूर्व में इसमें चर्चा कर चुके हैं। भारत में अंग्रेजों सफलता के कारण क्या रहे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो मैसूर युद्ध के बारे में भी इसमें जो संक्षेप में चर्चा की गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और 1857 क्रांति का एक तो लेक्चर महत्वपूर्ण रूप से अपलोड किया, जो वहाँ देख सकते हैं। तो ये सब जानकारी है। चलिए मूल प्रश्न चलते हैं। हम देख रहे थे। इसके बाद बंगाल के नवाबों का क्रम देखें तो मुर्शीद कुली खां पाला था, इसका कार्यकाल है। इसके बाद सुजाउद्दीन इसका समय यह रहा। इसके बाद इसमें देख सकते हैं यह आपका जो है सरफराज खां, और इसका समय यह रहा। अलीवर्दी खां का यह समय, सिराजुद्दौला यह, मीर जाफर यह समय इसका रहा, मीर कासिम यह रहा, और मीर जाफर यह रहा। यानी मीर जाफर देखें तो दोबारा ये मीर जाफर बना है। और इसके बाद नजमुद्दौला का यह समय, इसके बाद सैफुद्दौला ये आखिरी जो नाम रहा। इसके बाद अवध को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी है। तो स्वतंत्र अवध सूबे की स्थापना 1722 ईस्वी में सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क ने की थी। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अपनी सरकार की वित्तीय संस्थानों को बढ़ाने के लिए अपनी निजी सेवाएं गठित की। 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। उसने उचित भू लगाकर जमींदारों को अनुशासित कर किसानों की हालत को बेहतर बनाया। नादिर शाह के खिलाफ सादत खां ने मुगल बादशाह के साथ युद्ध में भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में डिटेल से पूर्व यानी इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें किया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें सफदर जंग का पूरा नाम था अबुल मंसूर खां सफदर जंग की मृत्यु हुई थी 1724 में। सफदर जंग का पुत्र सुजाउद्दौला था। बनारस की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी, ध्यान देना, यह सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में बनारस की संधि हुई थी। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में आशुफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग की मध्य हुई थी। 1801 ईस्वी में किसने वेलेस्ली से सहायक संधि स्वीकार की थी, सादत अली खान ने। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया था, तो 1856 में। आगे देखते हैं ये सफदरगंज यानी 1747 से 1724 में देखें। सफदरगंज सादत खां का भतीजा था, दामाद था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। 1748 में मुगल बादशाह सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। इसी कारण उसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सुजाउद्दौला को देखें। 1754 से 1735 में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ सुजाउद्दौला ने ही साथ दिया था। सुजाउद्दौला ने दिया था। सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट सालम द्वितीय व बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ दिया। दुर्भाग्य से तीनों ब्रिटिश सैनिकों के सामने विवश हो गए। ध्यान देना कि बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था, और जबकि ये आपका अवध का जो नवाब है सुजाउद्दौला है। इन दोनों में याद रखना है, सुजाउद्दौला है और सिराजुद्दौला है। इसका कार्यकाल ये है और इसका कार्यकाल ये है। दोनों कार्यकाल में अंतर है, यानी 56 से 57 रहा, और ये देखेंगे तो 54 से 75 रहा, लगभग कह सकते हैं। इसके बाद इसका रहा तो सुजाउद्दौला यह रहा। इसके बाद आशुफदौला के बारे में देखें तो यह आपका है। सुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आशुफदौला था। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली। आशुफदौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया, जिसका मुख्य वास्तुकार किफायत उल्लाह खां था। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें वाजिद अली शाह को देख लेते हैं। ये अंतिम इसका रहा नवाब। यह अवध का अंतिम नवाब है। इसी के शासन लॉर्ड डलहौजी ने 1754 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। ध्यान रखना, कुशासन का आरोप लगाकर, और किसकी रिपोर्ट पर, आउटरम
की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगा 1856 ईस्वी में अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के नवाबों का क्रम इसमें देख सकते हैं, यानी सादत खान इसका संस्थापक है, इसका ये क्रम है। इसके बाद सफदरजंग है, शुजाउद्दौला है, आसफदौला है, वजीर अली है, सादत अली खां है, गौजुद्दीन हैदर अली खां, इसके वाजिर अली शाह आखिर में है। इसके बाद केरल पर चलते हैं, दक्षिण भारत राज्यों में देखें तो ये इसकी राजधानी त्रावणकोर। 18वीं शताब्दी के मध्य केरल में 8 प्रमुख राज्य थे। 4 प्रमुख राज्य देख सकते हैं इसमें, कालीकट, चिराक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। 1729 ईस्वी बाद त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उन्होंने अपने राज्य के सामंतों को पराजित किया। परीक्षा उपयोगी इसमें देखें तो ये अवध का संस्थापक किसी माना था सादत खां को। सादत खां ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया? 1723 में। सादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवा सफेद बना था। इसको हम देख चुके हैं डिटेल में और सब जानकारी इसमें है। इसमें केरल दक्षिण को उसका राजनीतिक स्वतंत्र, जिसने पश्चिमी मॉडल पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया, साथ ही आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी कराया। ये मैसूर के बारे में जानकारी इसमें है। तो ये सब जानकारी इसमें मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा की शासन के समय त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का भी प्रचलन देखने को मिलता है। राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान और संगीतज्ञ था। इसके बाद मैसूर देख सकते हैं। मैसूर के दुखों में हमने 60 नोट्स में देखने का प्रयास किया है। इसके बाद देखें, यह है मैसूर विजयनगर राज्य के अधीन एक सूबा था। 1525 में तालिकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों को उसमें से मैसूर भी एक राज्य था। 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडयार वंश की स्थापना हुई। 1740 में मैसूर के राजा चिक्का देवराज औरंगजेब के नेता स्वीकार की। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र शासक था। चिक्का कृष्णराज के शासन में 2 प्रमुख मंत्री नंदराज एवं देवराज थे। धीरे धीरे नंदराज मैसूर राज्य का सर्वसर्वा हो गया। नंदराज की सेना में हैदर अली भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का प्रधान बन गया। हैदर अली देखें तो 1722 में जन्मे हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी रूप में प्रारंभ किया था। अपनी कौशल क्षमता के कारण 1725 में डिंडीगुड़ के किले का फौजदार नियुक्त हुआ। इसने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार बनाया। हैदर अली के सत्ता ग्रहण करने के बाद मैसूर राज्य के अनेक सामंत राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर हैदर अली ने इन विद्रोहों को शांत किया। इसके बाद देखें तो यह आपका बिदनूर, सुंदी, सुंदा, सेट्टू, सेरा, कन्नारा, कोयम्बटूर, बारामहल, मालाबार तक पर कब्जा किया। बल्लारपुर, रायदुर्ग, चित्रदुर्ग आदि के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद इसमें देख सकते हैं हैदर अली ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए पाश्चात्य तकनीकों का भरोसा जताया। अपनी सेना में फ्रांसीसी हथियारों की नियुक्ति की, साथ ही फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुड़ में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज को हटाकर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लिया। 1763 ईस्वी में बिदनूर के राजा की मृत्यु के बाद बिदनूर की सत्ता पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया। वहाँ के व्यक्ति को उपशासक नियुक्त किया। सत्ता की शुरुआत में मराठा सरदारों निजाम दक्कन से भारतीय ताकत में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को परास्त किया। इसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान का आता शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक है। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर गद्दी बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शी अपने पिता हैदर अली के समान था। टीपू सुल्तान के कार्यों में देखें तो इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। वर्षों एवं महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया, यानी वर्षों महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया। आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई। नापतोल के आधुनिक पैमाने का प्रयोग किया। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जयकुरिन क्लब की स्थापना और उसका सदस्य बना। श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। परीक्षा उपयोगी देखें तो राजा मार्तंड वर्मा अधिकारी बना। राम वर्मा त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम मलयालम साहित्य की राजधानी थे। केरल से तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 23 जनवरी 1555। हैदर अली के पिता का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद मैसूर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोव के युद्ध में हराया था, सर आयरकोट में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों के साथ। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया, टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था। इसके बाद ये सब जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देखें टीपू सुल्तान अपने दरबार में हिंदुओं को उच्च स्थान दिया। पूर्णिया एवं कृष्णराव इसके 2 प्रमुख हिंदू मंत्री थे। श्रृंगेरी मंदिर में वे पुनः निर्माण के लिए दान दिया। टीपू के समकालीन विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए तुर्की, अरब, फ्रांस, काबुल में दूतबंधन भेजा था। 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र भारतीय राज्य एवं के संस्थापक देख लेते हैं 60 यानी नोट्स के अंतर्गत देखें। हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क यानी चिकनी खरा। कर्नाटक का देखें तो सआदत उल्लाह खां कर्नाटक का जो है यह संस्थापक रहा। इसका बंगाल का देखें तो ये मुर्शिद कुली खां। अवध का सआदत खां, ध्यान रखना सआदत खां है, और सआदत उल्लाह खां है कर्नाटक का। मैसूर देखें तो हैदर अली। केरल का या त्रावणकोर देखें तो मार्तंड वर्मा इसका संस्थापक रहा। अब रोहिलखंड देखें, रोहिलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान ने की। रोहिलखंड हिमालय के तराई क्षेत्र में गंगा तट के कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ उपजाऊ क्षेत्र था। रोहिलों का अवध, दिल्ली और जाट से लगातार संघर्ष होता रहा। 1735 में रोहिलखंड को मराठों ने आक्रमण के समय अवध के नवाब ने अंग्रेज सेना की मदद कर उन्हें भगा दिया और संधि के तहत धनराशि मांगी। रोहिलखंड नेता हाफिज रहमत खान द्वारा संधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अवध में अंग्रेजों ने सब जानकारी इसमें इसको देखा जा सकता है। इस सब इसमें दिया। इसके बाद जाट को देख लेते हैं। जाट जमींदारों का समुदाय था जो मूलतः दिल्ली, आगरा, मथुरा के क्षेत्र में फैला हुआ था। 1700 ईस्वी में देखें तो चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों के नेतृत्व संभाला। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। बदन सिंह के पश्चात जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। इसे जाटों का अफलातून कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 60 में देखा भी कहा जाता है। 1765 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जाट राज्य के उत्तराधिकारियों में देखें तो चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह और रणधीर सिंह रहे। इसके बाद रणजीत सिंह देखें तो यह है। रणजीत सिंह शुक्रचकीय मिशर से संबंधित थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में शुक्रचकीय मिशर के प्रमुख बन गए थे। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद परीक्षा उपयोग देखें तो मीरापुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1774 में। नवीन स्वायत्त राज्य रोहिलखंड की स्थापना का श्रेय किसका? अली मोहम्मद खान को जाता है। किस युद्ध में जाट सूरजमल ने मराठों का सहयोग किया था? यानी किस युद्ध में जाट सूरजमल ने मराठों का सहयोग किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में लड़ा गया था। रणधीर सिंह जाट नेता ने किस वर्ष अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार किए थे? 1805 में।
इसके बाद देखें तो यह राजधानी घोषित कि 1828 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा की विजय की। 1883 में कश्मीर को शाह शुजा ने अफगान अमीर से अपने संरक्षण में ले लिया और शाह शुजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। 1848 में मुल्तान तथा 1819 में कश्मीर पर भी विजय प्राप्त कर लिया। 1834 में तक पेशावर भी सिख राज के अंग बन गया। इसके बाद रणजीत सिंह के बारे में देखें, यानी हमने ये जो जानकारी अभी देखा वह आपके जो थे यह रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह के बाद हम देखेंगे रणजीत सिंह का प्रशासन देखेंगे। प्रांतीय प्रशासन में देखें तो यह है सिख राज्य प्रांतों में विभाग था। प्रांतीय सूबा कहलाता था। सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम होता था। प्रत्येक सूबे परगने बटे थे। परगने तालुकों और तालुकों के अंतर्गत 50 से 100 गाँव आते थे। प्रांतीय विभाजन क्रम देखें तो प्रांत था, इसके बाद परगना, फिर तालुका, फिर गांव प्रशासन से छोटी इकाई होती थी। परीक्षा लोगों देखें, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर था। रणजीत सिंह संबंधित सुकर्जी की मिसाल सम्मिलित है। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अफगान अमीर शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। सैन्य प्रशासन में देखा जाता है आपका फौज एक खास, इसके अंदर घुड़सवार, पैदल टुकड़ी तो खाने आते थे, यानी इसके दो से नाम बटे होते। फौज ए बेकायदा बेकवायद, इसमें घुड़सवारों को रखा जाता है लेकिन 19वें समय पर काम में लाया जाता है। न्याय प्रशासन में देखा जा सकता है भूराजस्व प्रणाली है। भूराजस्व प्रणाली 3 प्रणाली थी। इसमें पहली बटाई प्रथा, दूसरा कनकूट प्रथा, तीसरा नीलामी थी। रणजीत यानी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब के नेतृत्व करने वाले राजाओं का क्रम देखें तो इसमें खड़क सिंह है, नौनिहाल सिंह है, शेर सिंह और लास्ट में दिलीप सिंह है। तो इस प्रकार से ये जो आपका रहा नवीन राज्यों की उदय के क्रम रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।